देश दुनिया की सारी बड़ी खबर के आगे सामने मौजूद दोस्तों चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी ट्रेंड आपको बताएंगे, जहां पर एक और राज्य के अंदर एक बड़ी पार्टी के कई सारे नेता, यहां तक कि पार्टी के संस्थापक नेता भी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। बताएंगे क्या है पूरा मामला और कहां से कौन से राज्य से ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। इसी के साथ में बताएंगे किस तरीके से बदलेगा पूरे इलाके का एक नए तरीके का समीकरण। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट, जहां पर अमित शाह ने राहुल गांधी को किया है एक नए मामले को लेकर चैलेंज। बताएंगे क्या अमित शाह में है हिम्मत डिबेट करने की या फिर हवा में तीर चलाने लगे हैं। बताएंगे क्या है पूरा मामला। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट, जिसमें क्या हिमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ आज एसआईटी बना के जांच बिठाई जाएगी और क्या हिमंत बिस्वा शर्मा को मुख्यमंत्री के पोस्ट से हटाने को लेकर भी पूरी तैयारी हो गई है। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरा मामला दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे एक एक करके आज की सारी बड़ी अपडेट। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि धीरे धीरे करके जो माहौल बनता जा रहा है राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी की बंपर वापसी के संकेत मिलने लगे हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की थी दोस्तों। इसके बाद एक बड़ी अपडेट सामने आई है। अपडेट यह है कि राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बाद जो तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है दोस्तों बीएपी पार्टी यानी भारत आदिवासी पार्टी, उसके नेताओं ने बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है। कांग्रेस पार्टी का हिस्सा बने हैं बीएपी पार्टी के संस्थापक यानी जिन्होंने पार्टी बनाई थी बीएपी पार्टी भारत आदिवासी पार्टी, उनके नेता और संस्थापक प्रोफेसर मनीलाल गरासिया ने बीएपी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है दोस्तों। प्रोफेसर गरासिया बांसवाड़ा की राजनीति में काफी सक्रिय है और भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के संयोजक के तौर पर भी काम करते हैं। साथ ही गढ़ी विधानसभा के अंदर चुनाव लड़ चुके हैं। उन्होंने अपनी टीम जिला के अंदर खड़ी की दोस्तों और पूरी की पूरी टीम को ले जाकर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। आपको बता दें कि प्रोफेसर गरासिया अपने साथ में सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं दोस्तों। इसमें जो नेता उन्होंने शामिल करवाए हैं वो पूर्व बीटीपी के अध्यक्ष दिलीप पंदड़ा का नाम है। इसी के साथ में नारायण बामड़िया का नाम है जो गढ़ी ब्लॉक के अध्यक्ष है। इसी तरीके से शंकर माइडा का नाम है और सनी भाई के साथ साथ हेनरी पटेल और नितेश गदीजा के साथ साथ मनीष माइडा और पवन बुज, दिवेश डाबी और गोविंद यादव का नाम है दोस्तों। आपको बता दें कि ये सारे के सारे वरिष्ठ नेता हैं जो बीएपी पार्टी के अंदर काम करते थे और गड़सिया अपने साथ में इन सबको लेकर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। और क्योंकि बीएपी पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं दोस्तों यानी पार्टी बनाने में इनका योगदान रहा है, तो इनके साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी कांग्रेस में शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि बीएपी पार्टी राजस्थान के आदिवासी इलाकों के अंदर मुकाबले को त्रिकोणीय बना देती है दोस्तों। यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस और बीएपी पार्टी के बीच मुकाबला हो जाता है। पूरे राजस्थान में तकरीबन 13% के आसपास आदिवासी आबादी है दोस्तों, जिसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर के बांसवाड़ा बेल्ट में कुल मिलाकर लगभग 22 ऐसी सीटें हैं दोस्तों जो आदिवासी प्रभाव वाली क्षेत्र की सीटें हैं। और यहाँ पर आदिवासी समाज के लोगों की खुद की पार्टी बीएपी पार्टी अब तक थी, लेकिन बीएपी पार्टी का बीजेपी के साथ में करीबी बढ़ने के कारण बड़ी संख्या में लोग अब कांग्रेस पार्टी की ओर रुख कर रहे हैं दोस्तों। टोटल 25 सीटें हैं, जबकि 2023 के नतीजों की बात करेंगे तो यहाँ पर 25 में से 18 सीटें बीजेपी जीत गई थी, जिसमें उदयपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर बेल्ट में बीजेपी का दबदबा था दोस्तों। वहीं पर कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें मिली थी और बीएपी पार्टी को भी 3 सीटें मिली थी। यानी बीएपी पार्टी कांग्रेस पार्टी के वोट को तोड़ देती है, जिस कारण से आराम से बीजेपी को पिछली बार यहाँ फायदा मिला था। लेकिन धीरे धीरे करके बीएपी पार्टी और बीजेपी पार्टी के बीच में जो साठ गांठ है दोस्तों आदिवासी समाज के लोगों के साथ बीएपी पार्टी जिस तरीके से धोखा कर रही है अब उन्हें समझ में आने लगा है। धीरे धीरे करके बड़े बड़े नेता शिफ्ट होने लगे हैं दोस्तों। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट जिसमें राहुल गांधी कई दिनों से संसद भवन के अंदर अमित शाह को ढूंढ रहे थे दोस्तों। अमित शाह दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे थे। लोग सवाल ये पूछ रहे थे कि नरेंद्र मोदी कहां है, संसद भवन में आ क्यों नहीं रहे, लेकिन इस बात की चर्चा नहीं हो रही थी कि आखिर अमित शाह कहां है, जो बहुत चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं और कहते हैं कि वो कांग्रेस पार्टी के सारे सवालों का जवाब देंगे, विपक्ष के सवालों का जवाब देंगे। लेकिन जब राहुल गांधी संसद भवन में मौजूद थे दोस्तों और 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी किताब MM नरवणे की किताब लेकर मौजूद थे, तो अमित शाह उसके बाद से गायब नजर आ रहे थे। एक दिन भी संसद भवन के अंदर नजर नहीं आए दोस्तों। आपको बता दें कि संसद भवन में अमित शाह नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन अब जैसे ही संसद को 9 तारीख के लिए 9 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया गया है, तो उसके बाद अमित शाह अब अचानक से बीजेपी के युवा नेताओं के कार्यक्रम में जाकर बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी युवा नेता राहुल गांधी जी से डिबेट करने के लिए तैयार है। राहुल गांधी जी आप बताइए, आप मंच तय करिए। बीजेपी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष आपसे आकर बहस करने को तैयार है। यानी राहुल गांधी से अमेरिका और भारत के बीच में हुए ट्रेड डील के मामले को लेकर बहस करने के लिए बीजेपी के नेता तैयार है, ऐसा बयान अमित शाह दे रहे हैं दोस्तों। जबकि हकीकत यह है कि राहुल गांधी उनका इंतजार कर रहे थे कि कब आएंगे अमित शाह, लेकिन अमित शाह अंत तक नहीं आए दोस्तों। ऐसे में राहुल गांधी जब संसद में मौजूद थे तो अमित शाह दिखाई नहीं देते और आप जाकर बाहर चैलेंज करने की बातें कर रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि अमेरिका के डील के मामले को लेकर बीजेपी का एक नेता भी चर्चा करने को तैयार नहीं है और अमित शाह को पता है कि अभी संसद का काम तो चल नहीं रहा, संसद को रोक दिया गया है कुछ दिनों के लिए, तो बीच में जो मन करे वो भाषण दे दो। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि अमित शाह को खुद राहुल गांधी को चैलेंज करना चाहिए और ये कहना चाहिए कि मैं राहुल गांधी के साथ बहस करने के लिए तैयार हूं। और वैसे भी राहुल गांधी ने कई बार अमित शाह को ललकारा है, लेकिन अमित शाह राहुल गांधी से
से डिबेट करने के लिए नहीं जाते। अगर आप भी मानते हैं कि अमित शाह को हिम्मत दिखानी चाहिए और राहुल गांधी से डिबेट के लिए बोलना चाहिए, अपने किसी छोटे मोटे नेता को भेजने की जगह सीधे राहुल गांधी से डिबेट करने आए, तब मंच सजाया जाएगा और बताया जाएगा कि अमित शाह को किस तरीके से नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों और देश के कपड़ा उद्योग से जुड़े लोगों को पूरी तरीके से ट्रेड डील में बर्बाद करके रख दिया है। आप लोग अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें एक भी दिन ऐसा खाली जाता नहीं है दोस्तों जब बीजेपी के नेताओं की बेइज्जती नहीं होती। कुछ ऐसा ही मामला अमित शाह के बयान को लेकर सामने आया है। अमित शाह एक बयान देते हुए कहते हैं कि मोदी जी ने देश के संसाधनों पर पहला अधिकार गरीबों, दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को दिया है। उनके इस बयान के बाद किसी व्यक्ति ने दोस्तों देश के संविधान में जो राइट टू इक्वालिटी वाली बात लिखी गई है, यानी समानता के अधिकार की बात लिखी गई है, उस पर अमित शाह को एक कम्युनिटी नोट दे दिया दोस्तों। यानी जो बयान अमित शाह दे रहे हैं उसमें यह बात भी देखना चाहिए कि भारत के संविधान में सभी धर्म जाति के लोगों के साथ बराबर का बर्ताव करने की बात कही गई है। और ऐसे में अमित शाह के बयान के बाद नीचे संविधान को जोड़ दिया गया है दोस्तों। एक तरीके से बताने की कोशिश की गई है कि बीजेपी वाले जो बयान दे रहे हैं और जो संविधान में लिखा है उसमें अंतर है। दरअसल दोस्तों अमित शाह के बयान के ऊपर जो कम्युनिटी नोट लिखा गया है, यानी देश के संविधान का हवाला दिया गया है, इसमें लिखा गया कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी जातिगत आधार पर देश के लोगों को बंटवारा करके भारत का अहित कर रहे हैं और संविधान के अनुच्छेद 14 का माखोल उड़ा रहे हैं, जो देश के हर एक व्यक्ति को बराबरी का अधिकार देता है। ऐसे में दोस्तों किसी समाज के लिए, चाहे वो कोई भी समाज हो, उसके लिए ये बोलना कि उसका इस पर देश के संसाधनों पर एक अधिकार है या फिर पहला अधिकार है, ऐसा बिल्कुल नहीं बोला जाना चाहिए। जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की ओर से संविधान में साफ तौर पर लिख दिया गया कि देश के अंदर सभी लोगों का एक अधिकार होगा, यानी इक्वल राइट होगा, तो फिर उस इक्वल राइट यानी एक अधिकार की बात करनी चाहिए। किसी एक समुदाय का सबसे पहला अधिकार, दूसरे का दूसरा अधिकार, इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए। और अमित शाह को कहीं ना कहीं यही सबक सिखाते हुए ये कम्युनिटी नोट ऐड करके दिया गया है। देश के संविधान के आर्टिकल 14 का हवाला देकर ये बातें कही गई है। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तरफ, जिसमें 17 फरवरी को यानी कल कांग्रेस पार्टी विधानसभा का घेराव करने जा रही है। और आयोजन को लेकर कांग्रेस पार्टी कार्यालय पर शनिवार को अध्यक्ष दीपक भाटी ने प्रेस वार्ता करते हुए जानकारी दी दोस्तों। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के अंदर हमारे कार्यकर्ता लगातार एक मुहिम चला रहे हैं और लोगों तक पहुंचकर 5000 चौपाल करके गांव-गांव तक श्रमिकों, किसानों और आम नागरिकों को मनरेगा से जुड़े मामले को लेकर, खासकर जो मनरेगा खत्म किया गया है और उसकी जगह पर वीबी ग्रामजी योजना लेकर आया गया है, इस बारे में जानकारी दी जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियों के कारण मनरेगा जैसे ऐतिहासिक योजना को जानबूझकर कमजोर किया गया और इसके विरोध में कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश इकाई का एक कार्यकर्ता 17 फरवरी को लखनऊ के अंदर विधानसभा का घेराव करते हुए नजर आएगा। इस मौके पर दुष्यंत नागर और महाराज सिंह नागर, धर्म सिंह जीनवाल और सतीश शर्मा के साथ साथ श्रुति कुमारी और रिजवान चौधरी, निशा शर्मा और अरुण गुर्जर आदि पदाधिकारी मौजूद है दोस्तों। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी के ये सारे पदाधिकारी कह रहे हैं कि 17 तारीख को विधानसभा का घेराव किया जाएगा। अब देखते हैं विधानसभा के घेराव में कांग्रेस पार्टी कितनी बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश के अंदर पहुंची है दोस्तों। जो भी जानकारी से जुड़ी आती रहेगी आप लगातार अपडेट पहुंचाएंगे। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर सुप्रीम कोर्ट में हिमंता बिस्वा शर्मा के लिए अब मुश्किलें बढ़ने जा रही है दोस्तों। आज हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ सुनवाई का आदेश कोर्ट ने जारी कर दिया है। आपको बता दें कि हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ नफरती भाषणों को लेकर प्राथमिकी दर्ज करने के साथ ही एसआईटी गठित करने का भी अनुरोध किया गया है और जो याचिका दाखिल की गई थी उस पर सुनवाई को लेकर अब नई अपडेट आई है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता एनी राजा की ओर से यह याचिकाएं दाखिल की गई है। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जिसमें उत्तर प्रदेश की सियासत में रविवार को एक बड़ा बदलाव देखने को मिला, जहां पर बहुजन समाज पार्टी की सरकार में लंबे समय तक प्रभावशाली नेता के तौर पर काम करने वाले नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने समाजवादी पार्टी का दामन थामा है। पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने औपचारिक रूप से इनको पार्टी में शामिल करवाया, सदस्यता दिलवाई। इस मौके पर 3 बार विधायक रह चुके अनीश अहमद खान उर्फ फूल बाबू साथ में मौजूद रहे और पूर्व विधायक ने भी समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है। अपना दल एस के पूर्व अध्यक्ष राजकुमार पाल ने भी समाजवादी पार्टी में शामिल होने का फैसला लिया। राजनीतिक घटनाक्रम को देखें तो ये काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि पीडीए गठबंधन को मजबूत करने के लिए अखिलेश यादव लगातार पीडीए गठबंधन की बातें करते रहते हैं, पिछड़ा दलित आदिवासी की बातें करते रहते हैं दोस्तों। ऐसे में अखिलेश यादव को हर समाज वर्ग का समर्थन जोर शोर से मिल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सिद्दीकी ने कहा कि केवल बुलडोजर चलाने से समस्याओं का समाधान नहीं होगा, बल्कि जनता का भरोसा जीतना पड़ेगा, उनके जख्म भरने पड़ेंगे। असली राजनीति तब होती है जब हम जनता का भरोसा जीते हैं, उनके जख्मों को भरते हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि प्राथमिकता हम लोगों को तय करनी पड़ेगी। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव समाजवादी परिवार के
साथ में आ गया हूं। उन्होंने अपने साथ में पूर्व सहयोगी और 8 से 10 पूर्व विधायक और अन्य दलों के पदाधिकारियों को अपनी पार्टी में शामिल करवाया है। और नसीमुद्दीन सिद्दीकी एक ऐसे बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं दोस्तों, जिनकी अक्रॉस द पार्टी अच्छी खासी बातचीत है, यानी अलग अलग पार्टियों में बातचीत है। और बहुजन समाज पार्टी की सरकार के टाइम में वो नंबर 2 नंबर 3 के नेता माने जाते थे और मुस्लिम समाज के लोगों के वोट बड़ी संख्या में नसीमुद्दीन सिद्दीकी अपने दम पर लेकर आते थे। ऐसे में पहले वो कांग्रेस पार्टी में जाते हैं दोस्तों, लेकिन फिर समाजवादी पार्टी में आकर उन्होंने पूरी तरीके से मुस्लिम समाज के लोगों को बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी में जोड़ने का वादा किया है। आप लोग इस पूरे मामले में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरदीप पुरी को आखिरकार जन्मदिन की बधाई दे दी है, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि एफटीन फाइल में हरदीप पुरी के नाम के बाद नरेंद्र मोदी ने जो बधाई दी है, उसे लग रहा है कि नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से हरदीप पुरी के साथ में है। दोस्तों, कोई खास कार्रवाई हरदीप पुरी पर होगी नहीं। इस पर पत्रकार आदेश रावल कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने हरदीप पुरी को जन्मदिन की बधाई दी और ये सिर्फ बधाई नहीं है, इसमें राजनीतिक संदेश दिया गया है कि हरदीप पुरी का इस्तीफा जो लोग मांग रहे हैं, उनका इस्तीफा मांगने का जो कार्यक्रम चल रहा है वो पूरी तरीके से फेल होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी इस्तीफा नहीं लेंगे, अपने मंत्री से इस्तीफा नहीं लेंगे और सरकार में इस्तीफे नहीं होते। साहब अपनी मर्जी से लोगों को हटाते हैं, यानी नरेंद्र मोदी हरदीप पुरी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। इस तरीके के संकेत मिल रहे हैं दोस्तों, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने हरदीप पुरी का बीते दिन बर्थडे था, तो बर्थडे के मौके पर जो उनको जन्मदिन का विश किया, यानी जन्मदिन की बधाई दी। तो इस दौरान नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैं जन्मदिन की बधाई देना चाहता हूं हरदीप पुरी जी को और उनके एफर्ट को, जिस तरीके से उन्होंने पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के मामले में हमारे देश को सेल्फ रिलायंट बना दिया, यानी आत्मनिर्भर बना दिया, और उनके लंबी उम्र की कामना करता हूं। अब सवाल तो यही है सबसे बड़ा दोस्तों, की जो नरेंद्र मोदी पेट्रोलियम मिनिस्टर के तौर पर हरदीप पुरी की तारीफ कर रहे हैं, यानी हरदीप पुरी के कार्यकाल की तारीफ कर रहे हैं, वो कैसे हरदीप पुरी को हटाएंगे। और अभी आजकल तो और कंट्रोवर्सी देखने को मिल रही थी, इसके बावजूद नरेंद्र मोदी ने इनको जन्मदिन विश किया है। इसका सीधा मतलब यह है दोस्तों कि ये जल्दी इनको हटाएंगे नहीं। हालांकि हरदीप पुरी का कई बार एफटीन फाइल में जिक्र है और मुलाकात भी कई बार हुई है दोस्तों, यहाँ तक कि 3-4 बार तो हरदीप पुरी मानते हैं कि उनकी मुलाकात हुई है, जबकि रिकॉर्ड की बात करें तो कई बार मुलाकात हुई है और काफी ज्यादा डिटेल में चर्चा हो रखी है। एफटीन और हरदीप पुरी के बीच में तो कोई ऐसा नहीं था कि थोड़ी बहुत जानकारी हो, बल्कि आपस में अच्छी खासी बातचीत दोनों नेताओं में दोस्तों, यानी हरदीप पुरी और जेफरी एफ्टीन के बीच में। तो हरदीप पुरी को लेकर और गंभीर सवाल उठने वाले हैं आने वाले दिनों के अंदर। आप लोग अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जिसमें समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक बड़ा ऐलान किया है दोस्तों। अखिलेश यादव ने कहा है कि इस बदलती दुनिया में हमें सतर्क रहने की जरूरत है और एफटीन फाइल सिर्फ एक मुद्दा नहीं है। आपने पूरे बाजार यूनाइटेड स्टेट को सौंप दिया और अमेरिका के साथ जो आप लोगों ने डील की है, उसमें $500 अरब का बाजार भारत का अमेरिका के लिए खोलने की बात कही गई है, यानी अमेरिका से आने वाले $500 बिलियन के सामान को भारत के अंदर बेचा जाएगा और भारत के बाजार में अमेरिका के सामान की बाढ़ आ जाएगी। और एक तरीके से भारत का बाजार अमेरिकी सामान के लिए खोल दिया गया है, जिसे भारत के जो लोकल उद्योगपति हैं, जो लोकल बिजनेसमैन है, वो सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। अगर आप भी मानते हैं कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव एकदम सही बात बोल रहे हैं दोस्तों, अखिलेश यादव ने भी उसी मुद्दे को उठाया है जिस पर बीजेपी सरकार को लगातार राहुल गांधी भी घेर रहे हैं। अमित शाह को राहुल गांधी नहीं तो अखिलेश यादव के साथ में डिबेट कर लेना चाहिए दोस्तों। अखिलेश यादव भी बड़े आराम तरीके से अमित शाह को बता देंगे कि कैसे अमित शाह की सरकार ने, नरेंद्र मोदी सरकार ने एक डील साइन की है, जिस कारण से देश के किसान सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे और देश के किसानों का बुरा हाल हो रखा है। आप लोग पूरे मामले पर क्या राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने 18वीं सदी के सुल्तान टीपू सुल्तान की तुलना छत्रपति शिवाजी महाराज से कर दी। इसको लेकर अब विवाद गहराता जा रहा है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सपकाल की टिप्पणी को शर्मनाक बताते हुए एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर इस मामले को लेकर करारा हमला बोला है दोस्तों। ओवैसी ने कहा कि 1799 में टीपू सुल्तान की शहादत हुई, अंग्रेजों से लड़कर टीपू सुल्तान की जान चली गई, सुल्तान की जान गई और शहादत हुई। टीपू सुल्तान ने जेल में बैठकर तुम्हारे वीर सावरकर की तरह अंग्रेजों को लव लेटर नहीं लिखा। टीपू सुल्तान अपने मुल्क को अंग्रेज से आजाद कराने के लिए शहीद हो गए और अंग्रेजों को टीपू से इतना डर लगता था कि 1.5 घंटे तक टीपू की लाश पड़ी रही और अंग्रेजों की फौज घरों में लाश थी, लेकिन डरे रहे और सोचते रहे कि अगर शेर उठ गया तो फिर क्या होगा। जाकर देखा तो टीपू का शरीर तभी गर्म था। उन्होंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस साहब, क्या आप इस बात को सच नहीं मानते कि टीपू के पास जो अंगूठी निकली है उस पर राम लिखा हुआ था। 2014 में बार्सनिया में इसकी नीलामी की गई थी। क्या आप इस बात को झूठ साबित कर सकते हैं? एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी किताब विंग्स ऑफ फायर में लिखा है कि रॉकेट टेक्नोलॉजी के जरिए टीपू के ख्वाबों को पूरा कर रहे हैं। एपीजे अब्दुल कलाम तो आपके लिए आदर्श माने जाते हैं, यानी बीजेपी के लोग जो कहते हैं कि मुस्लिम समाज के लोगों को एपीजे अब्दुल कलाम की तरफ बनना चाहिए दोस्तों, वो एपीजे अब्दुल कलाम अपनी किताब में जो बात कहते हैं शायद बीजेपी के लोगों ने कभी पढ़ा नहीं है। अगर आप भी मानते हैं कि ये बात असदुद्दीन ओवैसी ने एकदम सही बोली है और इस बात की तारीफ की जानी चाहिए, और वैसे भी जो भी व्यक्ति भारत के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा है, अपनी मातृभूमि के लिए, अपनी सरजमी के लिए, उसे भारत के अंदर राष्ट्रभक्त माना जाएगा, देशभक्त माना जाएगा
जाएगा। और जिन लोगों ने जेलों में बैठकर लेटर लिखा, अंग्रेजों को लव लेटर लिखा और ये लिखा कि आपका प्यारा नौकर, उन लोगों को कभी राष्ट्रभक्त देशभक्त नहीं माना जा सकता। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने रविवार को भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर 5 सवाल पूछे हैं। राहुल गांधी ने इस डील पर देश के किसानों के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा कि यह मुद्दा देश के अंदर किसी के भविष्य से जुड़ा हुआ है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवाल उठाते हुए लिखा कि किसानों को जवाब तो नहीं मिला है और आज सिर्फ बात की बात नहीं है, ये भविष्य की बात है। उन्होंने कहा कि मीडिया के अंदर हम लोग 5 सवालों के माध्यम से बीजेपी से जवाब मांगते हैं। उन्होंने पहला सवाल पूछा, जो ड्राइड डिस्टिलर्स ग्रेन होता है, जो डीडीजी होता है, उसे इंपोर्ट करने का क्या मतलब है? क्या इसका मतलब यह है कि भारतीय जानवरों को अमेरिकी मक्के से बने डिस्टिलर अनाज चारा खिलाया जाएगा? क्या इसे हमारे डेयरी प्रोडक्ट प्रभावी रूप से अमेरिकी कृषि उद्योग पर निर्भर नहीं हो जाएंगे? दूसरा ये कि अगर हम जीएम सोया तेल के आयात की अनुमति दे देते हैं तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान देश भर के अंदर हमारे सोया किसानों का क्या होगा? वे एक और प्राइस के झटके को झेल नहीं सकते, यानी जो दाम का झटका लगेगा, कीमतों का झटका लगेगा, उसे नहीं झेल सकते। अब आप अतिरिक्त उत्पाद कहते हैं तो उसमें क्या क्या शामिल है? क्या यह समय के साथ दाल और अन्य फसलों को अमेरिकी आयात के लिए खोलने का दबाव बनाने के संकेत है? फिर चौथा सवाल पूछते हैं कि गैर व्यापार बाधाएं हटाने की बात जो की गई है, यानी जो नॉन टैरिफ बैरियर है उनको हटाने की बात की गई है, तो इसका मतलब क्या भविष्य के अंदर भारत पर जीएम फसलों पर अपने रुख को ढीला करने और खरीद को कमजोर करने या एमएसपी और बोनस को कम करने का दबाव डाला जाएगा? पांचवा प्रश्न ये है कि एक बार यह दरवाजा खुल गया तो हर साल इसे और ज्यादा खुलने से हम कैसे रोकेंगे? क्या इसी रोकथाम होगी? यह बार बार सौदे में धीरे धीरे करके फसलों को मेज पर रख दिया जाएगा? कुल मिलाकर दोस्तों, अमेरिका के द्वारा जो डील अपने पक्ष में किया गया है, अमेरिका के पक्ष में किया गया है, वो धीरे धीरे करके दबाव बनाकर एक तरफा और ज्यादा करता चला जाएगा और एक दिन भारत के किसान पूरी तरीके से बर्बादी के कगार पर आ जाएंगे। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, यूपीए सरकार ने कई सालों तक बीजेपी सरकार की तुलना में अमेरिका को रोक कर रखा दोस्तों, और अमेरिका के साथ कोई भी खाद्यान्न सेक्टर से जुड़ा कोई बड़ा डील नहीं किया, जबकि कांग्रेस पार्टी के नेता मनमोहन सिंह ने अपने टाइम में सिविल न्यूक्लियर डील अमेरिका के साथ में कर लिया था, जो अपने आप में ऐतिहासिक डील था। इसके बावजूद कभी भारत का जो फार्मिंग सेक्टर है वो नहीं खोला, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार पूरी तरीके से अमेरिका के सामने नेगोशिएशन के नाम पर बिखरती हुई नजर आ रही है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट तब दोस्तों, जिसमें महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने छत्रपति शिवाजी महाराज की तुलना टीपू सुल्तान से की, तो अब इस पर बीजेपी के लोग भड़क गए दोस्तों। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रेसिडेंट का दिमाग खराब है, ये बयान देकर कहा कि वो पागल हो गए हैं, उन्हें इसके लिए माफी मांगना चाहिए। सोनिया गांधी राहुल गांधी को अपने प्रदेश अध्यक्ष को तत्काल हटाना चाहिए। अब इस पूरे बयान पर बीजेपी के लोग जरूर और ज्यादा बयानबाजी करेंगे दोस्तों, और माहौल को अलग तरीके से पेश करने की कोशिश करेंगे। आप लोग अपनी राय जरूर लेकर साथ साथ कथावाचक साध्वी प्रेम बाईसा मौत के मामले को लेकर नई अपडेट आई है दोस्तों। अपडेट में बताया गया है कि मौत का कारण फेफड़ों की गंभीर बीमारी के चलते आया हार्ट अटैक है, और जांच में यह भी सामने आया है कि इलाज के दौरान कंपाउंडर देवी सिंह की ओर से नियमों की अनदेखी की गई और इस स्थिति में लापरवाही सामने आई है। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि 12 फरवरी को मिली एफएसएल रिपोर्ट और हिस्टोपैथोलॉजिकल रिपोर्ट के आधार पर बोर्ड ने निष्कर्ष निकाला है कि मौत शॉक के कारण हुआ है, जो फेफड़े की बीमारी अस्थमा के परिणाम स्वरूप आए हार्ट अटैक के कारण हुआ है। और कमिश्नर ने स्पष्ट किया है कि सर्टिफिकेट जांच और इन्वेस्टिगेशन में साध्वी के शरीर में जहर नहीं पाया गया। तो अब इस पूरे मामले पर और गंभीरता से साक्ष्य जुटाए जाएंगे, एविडेंस जुटाया जाएगा और जांच पड़ताल की जाएगी। ऐसे में दोस्तों, अचानक से हुई इस मौत के मामले को लेकर कई तरीके के गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। साथ साथ चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकार के दौरान कानून व्यवस्था इतनी ज्यादा खराब हो गई है दोस्तों के दरभंगा के लालापट्टी गांव के अंदर भारतीय जनता पार्टी के विधायक मैथिली ठाकुर की मां हार ठाकुर के हीरे जड़ित यानी जो हीरे जड़े हुए गहने थे और जो की घड़ी थी वे सबके सब चोरी हो गए, और पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके कैमरा डालना शुरू कर दिया है। लेकिन बीजेपी की विधायक है अलीनगर से दोस्तों बिहार मैथिली ठाकुर, जिनके घर के अंदर चोरी हुई है और गहने और हीरे चोरी कर लिए गए हैं। इससे पता चलता है कि बिहार के अंदर कानून व्यवस्था कितना खराब है दोस्तों, कि एक विधायक के घर के लोग सुरक्षित नहीं है, उनके घर में इस तरीके से चोरी हो जा रही है। अगर आप भी मानते हैं कि बिहार के अंदर जंगल राज चल रहा है और जंगल राज पर बेशक गोदी मीडिया वाले चुप्पी साध कर बैठे हो, लेकिन हकीकत सबके सामने है, तो अपनी राय जरूर बताएगा। साथ साथ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वंदे मातरम गाना और इसको सम्मान देना देश वफादारी का टेस्ट नहीं माना जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस भारत को एक धार्मिक देश बनाना चाहते हैं। ओवैसी ने कहा कि संविधान हम लोगों से शुरू होता है, यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया से शुरू होता है और भारत माता की जय जैसे नारों से शुरू नहीं होता। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 25 हमें धर्म की आजादी देता है, यानी सभी व्यक्ति को उनके धर्म का पालन करने का पूरा अधिकार, पूरी आजादी है, और ऐसे में हम लोगों पर यह थोपा नहीं जा सकता कि हम
वंदे मातरम या किसी और तरीके विचारधारा वाली बातें करे या फिर नारे लगाए जिसे हमारी देशभक्ति साबित की जाए। हमारी देशभक्ति हमारे दिल में है और हमारे कामों में है। हम देश को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात काम करते रहते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने वंदे मातरम को मैंडेटरी करने और वंदे मातरम में भी पहले जो 2 स्टैंजा गाए जाते थे उसको 6 के 6 स्टैंजा गाने का आदेश जारी किए जाने गृह मंत्रालय के आदेश को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि संविधान हम लोगों से शुरू होता है, यानी द पीपल ऑफ इंडिया से शुरू होता है, भारत माता की जय से शुरू नहीं होता। ओवैसी कहते हैं कि वीडी सावरकर को भारत रत्न देने की मांग की आलोचना करते हुए कि जस्टिस कपूर कमीशन ने सावरकर को महात्मा गांधी के हत्या की साजिश करता बताया था और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कयामत शब्द का इस्तेमाल करने को लेकर भी उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा योगी बोले थे बाबरी कभी फिर से नहीं बनाई जाएगी। ओवैसी ने कहा कि कम से कम उन्हें एक उर्दू शब्द तो बोलना चाहिए था। कयामत के लिए हिंदी शब्द क्या होगा उनसे पूछा जाना चाहिए। ऐसे में दोस्तों अगर आप लोगों को भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स अपनी राय जो लिखता है। लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका चैनल जय हिंद जय भारत।